तो जो ये गढ़वाल शब्द है इसकी उत्पत्ति अजयपाल के द्वारा ही की गई थी। इस तरह से अजयपाल ने गढ़वाल, गढ़वाली या गढ़वाला शब्द का प्रयोग किया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है, मैं PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, हम इस क्लासेस में उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हम जो गढ़वाल और कुमाऊं जो दो हिस्से यहाँ पर बटे हुए हैं, उसका एक हिस्सा कुमाऊं के इतिहास हमने पढ़ लिया था कि कुमाऊं के इतिहास में किस तरह से चंद्रवंश की स्थापना होती है। अभी इसमें हम गढ़वाल का इतिहास पढ़ रहे थे और गढ़वाल के इतिहास में हमने देखा कि किस तरह से गढ़वाल में कनकपाल एक शासक आते हैं और वो यहाँ पर चांदपुरगढ़ से एक नया राजवंश चलाते हैं जिसे कि पाल या फिर परमार राजवंश कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सोनपाल एक शासक होते हैं कि जो अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से और सोनी भिलम जो कि टिहरी वाले एरिया में पड़ता है वहां पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन जब वो राजधानी शिफ्ट की जाती है उस टाइम पीरियड पर भी जो उनकी मुख्य राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ में ही थी, मतलब एक शाखा अभी भी चांदपुरगढ़ में रह रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लखन पाल या फिर लशन देव एक शासक आते हैं जो पहली बार अपने स्वतंत्र रूप से तांबे के सिक्के चलाते हैं। लखन पाल के बाद हम पढ़ते हैं जगतपाल। जगतपाल जो शासक होते हैं वो परमार वंश में पहले शासक होते हैं कि जो तांबे का एक पत्र चलाते हैं, अर्थात पहला शासक जिसने परमार वंश में ताम्र पत्र छपवाया था, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो अगले शासक हमने पढ़ा था वो था आनंदपाल द्वितीय। आनंदपाल द्वितीय परमार वंश का पहला शासक था जिनका कि कोई अभिलेख मिला है। उनका जो अभिलेख था वो था धारसिल अभिलेख, तो वो परमार वंश में पहले व्यक्ति थे जिनका अभिलेख मिलता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो आनंदपाल द्वितीय थे उनके जो पुत्र थे अजयपाल। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो आज हम शासक पढ़ेंगे 37वें नंबर का वो है अजयपाल। 1490 से 1519 तक अजयपाल का कार्यकाल रहा। अब जिस तरह से हमने परमार वंश स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि जो परमार वंश का प्रथम शासक है वो कनकपाल है, लेकिन अगर पूछा जाए कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो जो अजयपाल है उससे परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अजयपाल के बारे में एक और फैक्ट देखें तो जो अजयपाल के पिता थे जिनका अभी हम पहले बात कर चुके हैं, जिनका नाम था आनंदपाल द्वितीय। ये आनंदपाल द्वितीय प्रथम व्यक्ति थे जिनका के परमार वंश में अभिलेख मिला है। इनका जो अभिलेख था वो धारसिल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अजयपाल को जब राजगद्दी मिलती है तो राजगद्दी मिलने के साथ ही अजयपाल सोच लेता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल वाले हिस्से में जितने भी गढ़ हैं उन पर वो अधिकार कर लेगा, उनको अपने साम्राज्य में मिला लेगा। अब दोस्तों अगर उत्तराखंड के उस दौर की बात करें तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला हिस्सा है वहां पर अभी भी हम देखते हैं कि बहुत ही बीहड़ इलाका है, जंगली एरिया, वहां पर बहुत सारे जंगल है। तो उस दौरान यहाँ पर इतना बड़ा कोई राजवंश तो था नहीं, तो जो लोग रहते थे या जो राजवंश थे वो छोटे छोटे एरियाज में सिमट करके रह गए थे, इसलिए उन्हें गढ़ कहा जाता। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे गढ़ थे। तो अजयपाल ने सोचा था कि उन गढ़ों को वो एक साथ मिला लेगा। तो जब अजयपाल ने ये सोचा तो कहा जाता है उसके राजगद्दी पर बैठने के दूसरे वर्ष मतलब कि 1491 में इस पर एक आक्रमण हो जाता है। इस दौरान अगर हम बात करें कि जब 1491 का दौर चल रहा था तो उस टाइम पर गढ़वाल में अजयपाल शासन कर रहे थे और कुमाऊं के चंद्रवंश की बात करें तो कुमाऊं के चंद्रवंश में उस टाइम कीर्तिचंद शासन कर रहे थे। तो 1491 में कीर्तिचंद अजयपाल पर आक्रमण कर देते हैं। अब ये अजयपाल उस टाइम नए नए राजगद्दी पर बैठा था, तो इस युद्ध में जो अजयपाल होता है वो हार जाता है और कीर्तिचंद इस युद्ध में विजयी होता है। अब एक तरफ तो वो शासक पूरे गढ़वाल या फिर उस टाइम जो 52 गढ़ थे उनको एकीकरण करने की सोच रहा था और दूसरी तरफ वो अपने जीवन का पहला ही युद्ध हार जाता है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन, वैसे हमने चंद्रवंश में पढ़ा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का पहला शासक जो गढ़वाल पर आक्रमण करता है तो इसका आंसर होगा कीर्तिचंद। अब इसके बाद एक और युद्ध होता है 1492 में, जो दोबारा से इस बार क्योंकि अजयपाल हार जाता है 1492 में अजयपाल कीर्तिचंद पर आक्रमण करता है। पिछली बार कीर्तिचंद ने किया था, इस बार अजयपाल कीर्तिचंद पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में अजयपाल विजयी होता है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला गढ़वाल का शासक जो कुमाऊं पर आक्रमण करता है तो आंसर होगा अजयपाल। कुमाऊं का शासक पूछेगा तो कीर्तिचंद आंसर होगा और गढ़वाल का शासक पूछेगा तो अजयपाल आंसर होगा। अब इनके बीच में दो युद्ध होते हैं, एक युद्ध को कीर्तिचंद जीतता है, दूसरे युद्ध को अजयपाल जीतता है। दोस्तों इसके पीछे एक स्टोरी भी कुछ इस तरह से कही गई है कि इस जब 1491 में
अजयपाल हार जाता है तो कुछ कहा जाता है कि इसको भगवान शिव के दर्शन होते हैं, उसके बाद भगवान शिव इसे आसमान में ऊपर की तरफ उठाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि भगवान शिव कहते हैं अजयपाल से कि जहां तक जितना एरिया तुम्हें देख रहा है ये सारा तुम्हारा है, तुम्हें जीतना है या तुम्हारा ये एरिया होगा। तो उसके बाद ये मतलब कि उसका मनोबल बढ़ जाता है, फिर वो कीर्तिचंद पर दोबारा आक्रमण करता है और वो युद्ध जीत जाता है। तो इस तरह से कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इनके बीच में 2 युद्ध होते हैं और एक युद्ध कीर्तिचंद जीतता है और दूसरा युद्ध अजयपाल जीत जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे मैं बता चुका हूं कि अजयपाल 52 गढ़ों के एकीकरण की सोचता है। उसके लिए अब क्योंकि वो पहला युद्ध जीत गया था, इस तरह से धीरे 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 वो युद्ध करता है और जीतता जाता है। तो दोस्तों अगर हम अजयपाल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतने के लिए सारी जगह पर युद्ध किए थे। कुछ ऐसे युद्ध भी थे या ऐसे साम्राज्य थे जिसको उसने अपनी राजनीतिक कुशलता के कारण जीता था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें, एक गढ़ था जिसका नाम था कोलीगढ़। अब इस कोलीगढ़ पर नेगी जाति के लोग रहते थे। अब क्योंकि अजयपाल को इसे अपने साम्राज्य में लाना था और इस पर आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल था अजयपाल के लिए, तो अजयपाल इसके लिए क्या राजनीति करता है कि जो कोलीगढ़ था, इस कोलीगढ़ पर एक व्यक्ति का अधिकार था जिसका नाम था झगड़ सिंह। तो अजयपाल इस झगड़ सिंह से युद्ध करता है और इसको मार देता है। ये झगड़ सिंह कोलीगढ़ के लोगों को परेशान करता था, इस तरह से कुछ था। तो इस झगड़ सिंह और अजयपाल का युद्ध होता है जिसमें झगड़ सिंह मर जाता है। तो ऑब्वियसली बात है जब झगड़ सिंह जिसके अधीन वो थे या उन्हें वो बार बार परेशान किया करता था, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कोलीगढ़ के लोग अब इनके लिए झगड़ सिंह की जगह अजयपाल हो चुका था। मतलब क्योंकि उसने झगड़ सिंह की अधिकारिता से इन्हें मुक्त करवाया था। इस तरह से कोलीगढ़ अजयपाल के साम्राज्य में शामिल हो गया। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखें, मेहावगढ़। इस मेहावगढ़ की अगर हम बात करें तो कहा जाता है इस गढ़ पर उस दौरान असवाल जाति के लोगों का अधिकार था। मेहावगढ़ भी एक शक्तिशाली गढ़ था, इस पर भी आक्रमण करना आसान नहीं था। तो अजयपाल ने क्या किया, अगर हम मेहावगढ़ की बात करें तो ये लगभग पौड़ी के निचले हिस्से पर कहीं स्थित था। तो इस मेहावगढ़ पर बार बार जो नीचे इलाका है, जो पौड़ी का जो यूपी को टच करता है, वहां पर कहीं रहा होगा। तो यहाँ पर बार बार मुस्लिम जो डाकू थे वो आक्रमण करते थे। उस दौरान क्योंकि निचले हिस्सों पर तराई के हिस्सों पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण होता था, तो वो यहाँ पर आक्रमण करते थे। तो इस बार क्या किया कि जो मुस्लिम डाकू थे या जो मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्हें हम कहें, वो बार बार यहाँ पर आक्रमण करते थे। तो अजयपाल ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को यहां से भगा दिया। अब जब उन्होंने वहां से भगा दिया तो ये मेहावगढ़ भी इस तरह से जो अजयपाल का वंश था या अजयपाल का शासन था वहां पर वो शामिल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि इसने 52 गढ़ों पर युद्ध करके उन्हें अपने अधीन शामिल किया, इसे कुछ राजनीति या फिर अन्य कुटिलता से उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका कुछ इसी तरह से था जैसे कि अकबर को हम देखते हैं। अकबर ने क्या किया था कि वो अब अन्य साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाता गया और जिनको उसने अपने अधीन किया उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, अच्छा संबंध रखा। इसीलिए हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड में भी कोई ज्यादा बगावत नहीं हुई थी क्योंकि उसने उनके साथ अच्छा संबंध रखा था। वैसे ये करता है, ये क्या करता है, जिन जिन गढ़ों को ये अपने साम्राज्य में शामिल करता रहता है, उस गढ़ का जो शासक होगा उसको ही उस गढ़ को चलाने के लिए सौंप देता है। लेकिन वो मतलब अधिकारिता किसके रहेंगे, वो अजयपाल के वो अधीन रहते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके कहा जाता है कि लगभग वो 51 गढ़ 50 से 51 गढ़ जीत गया। तो इसी क्रम में अजयपाल गढ़ों को जीतता रहा। तो जब उसने आधे से ज्यादा गढ़ जीत लिए थे, उसके बाद इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि अजयपाल ने एक सभा बुलाई, जिस सभा में गढ़वाल में जितने भी गढ़ रहे होंगे सभी शासकों को बुलाया गया और कहा गया कि क्योंकि वो आधे से अधिक गढ़ जीत चुका था कि बाकी के जो बचे हुए गढ़ के शासक है वो भी मेरी आधीनता स्वीकार करते हैं। तो वहां पर सभी लोग जाते हैं, लेकिन एक गढ़ का शासक होता है, कहा जाता है कि वो वहां पर नहीं जाता है। उस गढ़ का नाम होता है उप्पूगढ़। और इस उप्पूगढ़ के शासक की बात करें तो उसका नाम था कप्पू चौहान। अब दोस्तों उप्पूगढ़ की अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो ये उप्पू सिराई वाला जो एरिया, मतलब कि जो पुरानी टिहरी है उसके आसपास ही कहीं स्थित था। और वर्तमान में ये उप्पू सिराई वाला जो एरिया है, गांव का नाम भी था वहां पर, वो अब डूब चुका है। तो इस उप्पूगढ़ का शासक कप्पू चौहान उसकी सभा में शामिल होने नहीं गया। अब जहां जो लगभग आधे गढ़वाल पर अधिकार कर चुका था अजयपाल, और एक छोटे से गढ़ का शासक वहां पर नहीं जाता है, जिसके कारण वो कप्पू चौहान को दोबारा एक फरमान या आदेश कह सकते हैं भिजवाता है कि अब दोबारा मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूं, तुम मेरी अधिकारता स्वीकार कर लो।
तो कफू चौहान ने कहा कि मैं अपना सर कलम करवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी अधिकारिता स्वीकार नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस पर जो अजयपाल है, अजयपाल बहुत क्रोधित होता है। अजयपाल एक विशाल सेना लेकर के, क्योंकि उसके पास अपनी सेना थी और आधे से अधिक गढ़ जो उसके अधीन हो गए थे, तो उनकी सेना भी रही होगी, तो वो सेना लेकर के वो कफू चौहान के उप्पूगढ़ पर आक्रमण करता है। अब उप्पूगढ़ की बात करें तो जैसे कि हम पता है कि जो पुरानी डेरी के आसपास था, तो वहां पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता था, तो वहां पर कहीं स्थित रहा होगा। तो कहा जाता है इस गढ़ के आसपास में से शायद भागीरथी नदी बहा करती थी। तो इस कफू चौहान ने सबसे पहले तो जो भागीरथी नदी पर वो पुल बना हुआ था उसको तुड़वा दिया रातों रात, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अजयपाल की सेना वहां पर आने वाली है, तो उस पुल को तुड़वा देता है। तो लेकिन इस पर भी अजयपाल क्या करता है, अजयपाल वहां पर एक नया पुल बनवाता है, अस्थायी पुल, और वो नदी को क्रॉस करते हुए जो राजमहल था उसके पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कफू चौहान और अजयपाल के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में कफू चौहान, एक स्थिति ऐसी आती है कि कफू चौहान चारों तरफ से जो दूसरी सेना थी उससे घिर जाता है। तो कहा जाता है यहाँ पर कि कफू चौहान की मां ने एक सेनापति, जो उस टाइम कफू चौहान का सेनापति था, जिसका नाम था देवू, कफू चौहान के सेनापति का नाम था, कि देवू को कफू चौहान की मां ने आदेश दिया था कि यदि इस युद्ध में कफू चौहान की मृत्यु हो जाए तो देवू आकर के हमें सूचित करे। तो जब कफू चौहान दूसरी सेना से चारों तरफ से घिर जाता है, तो देवू को लगता है कि कफू चौहान की मृत्यु हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कफू चौहान अभी भी उनसे युद्ध कर रहा होता है, और उसमें वो उन सैनिकों को वहां से भगा देता है, लेकिन देवू को लगता है कि कफू चौहान की मृत्यु हो चुकी है। देवू इस बात की सूचना जाकर के राजमहल में देता है, और कहा जाता है कि कफू चौहान की मां या उसके राज परिवार की जितनी भी महिलाएं थी वो जौहर कर लेती हैं। जौहर का मतलब होता है कि एक उस टाइम पीरियड में एक प्रथा होती थी कि जो सारी महिलाएं हैं वो आग में कूद करके अपनी जान दे देती थी। तो इस तरह से कफू चौहान के जो परिवार की महिलाएं थी वो जौहर कर लेती हैं। तो अभी तक दोस्तों परमार वंश में हमने पहला मौका देखा है कि जब किसी राजवंश में महिलाएं जौहर करती हैं। तो वैसे इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है, जो जागर है उसके आधार पर मैं ये कहानी बता रहा हूँ, जागरों में इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। तो वैसे ही पहला मौका था जब जौहर प्रथा वहां पर अपनाई जाती है। तो जब कफू चौहान उनको सैनिकों को भगा करके वापस अपने राजमहल में जाता है, तो राजमहल में जाकर के वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं था, मतलब उन लोगों ने जौहर कर लिया था। तो इस बात से जो कफू चौहान है वो बड़ा मतलब क्रोधित होता है कि किसने उसके राज दरबार में गलत खबर पहुंचा दी, इस तरह से। उसके बाद कफू चौहान दोबारा वापस रणभूमि में आता है और अजयपाल के साथ युद्ध करता है। तो इस युद्ध में क्योंकि अजयपाल के पास बड़ी सेना थी, तो फाइनली युद्ध करते करते कफू चौहान थक जाता है। तो बाद में कि अजयपाल ने कहा सैनिकों से कि कफू चौहान का सर कुछ इस तरह से काटना है कि उसका सर आकर के मेरे कदमों में गिरे। लेकिन कुछ वहां पर स्थानीय जो परंपरा है उसके आधार पर कहा जाता है कि जब इसका सर कटा तो कहा जाता है कि इसका सर मिला ही नहीं, या फिर कहीं दूर गिरा जो अजयपाल के चरणों में नहीं गिरा, तो या फिर सर ही गायब हो गया। इस तरह से वहां पर कथा प्रचलित है। तो इस तरह से कफू चौहान की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब कि इस युद्ध में कफू चौहान की वीरता को देख करके अजयपाल द्वारा कफू चौहान के लिए एक वाक्य कहा गया कि वीर तुम जीते मैं हारा। जब कफू चौहान की मृत्यु हो जाती है अजयपाल द्वारा, ये शब्द उसके लिए कहे जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर वीर शब्द किसके लिए वर्णित है। तो ये वीर शब्द है जो ये कफू चौहान के लिए वर्णित है। तो इस युद्ध में अजयपाल युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध में इतना ज्यादा खून खराबा होता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह से हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि राजा अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं, युद्ध जीतने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसके बाद वो कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ता है। तो यहाँ पे वो इसके बाद गोरखनाथ पंथ था जो उसका अनुयायी बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो अजयपाल है वो 52 गढ़ों का एकीकरण करता है। अब यहीं से हम शब्द पढ़ते हैं गढ़वाल। तो जब उसने 52 गढ़ों का एकीकरण कर दिया था तो अजयपाल ने अपने साम्राज्य को गढ़वाल कहा और अपने आप को गढ़वाला कहा। गढ़वाला मतलब कि जो 52 गढ़ है उनका एक स्वामी, सभी का एक स्वामी, और उसकी प्रजा वहीं से गढ़वाली के नाम से जानी गई।
तो जो ये गढ़वाल शब्द है इसकी उत्पत्ति अजयपाल के द्वारा ही की गई थी। इस तरह से अजयपाल ने गढ़वाल, गढ़वाली या गढ़वाला शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों अभी तो हमने देखे कि अजयपाल ने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या उसने किया। उसके अलावा युद्धों से हटकर हम देखते हैं कि अजयपाल ने और क्या क्या कार्य किए। दोस्तों अगर हम अजयपाल जब शासक बना होगा तो उस टाइम पर अगर हम परमार शासकों की जो मुख्य राजधानी थी उसको देखें तो उस टाइम पर इसकी राजधानी थी चांदपुरगढ़। तो अजयपाल चांदपुरगढ़ से जो अपनी राजधानी है वो शिफ्ट करता है देवलगढ़। अब इसकी राजधानी को यहां से स्थानांतरित करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम चांदपुरगढ़ की स्थिति देखें तो जो चांदपुरगढ़ था वो सीमावर्ती इलाका था। तो हो सकता है युद्धों से बचने के लिए या फिर किसी अन्य कारण से ये राजधानी देवलगढ़ में शिफ्ट करता है। अब इस देवलगढ़ में राजधानी शिफ्ट करने के हर जगह आपको अलग अलग स्थान मिलेंगे, लेकिन हम जो फिलहाल मान के चलते हैं 1512, कई जगह आपको ये 1492 भी देखने को मिलेगा। देवलगढ़ के बाद ये अपनी राजधानी दोबारा से वहां से स्थानांतरित करके श्रीनगर ले जाता है और श्रीनगर लेकर जाता है ये 1517। तो इस तरह से हो सकता है अलग बुक्स में आपको अलग अलग सन देखने को मिले। तो देवलगढ़ से ये श्रीनगर ले जाता है। श्रीनगर में 1517 में ही अपने लिए एक राजमहल भी बनवाता है। दोस्तों अगर हम देवलगढ़ की बात करें तो जब अजयपाल द्वारा अपनी राजधानी देवलगढ़ में स्थानांतरित की गई तो देवलगढ़ में अजयपाल द्वारा जो इनकी कुल देवी थी राजराजेश्वरी माता का मंदिर भी देवलगढ़ में अजयपाल द्वारा बनाया गया। उसके अलावा अजयपाल ने वहां पर भी एक किले का निर्माण किया था। देवलगढ़ में ही अजयपाल का पद्मासन अवस्था में एक चित्र भी देखने को मिलता है। तो ये मुख्य काम अजयपाल ने देवलगढ़ में किए थे। उसके बाद ये श्रीनगर में राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है। दोस्तों उसके अलावा अन्य काम देखें तो अजयपाल ने, क्योंकि उसने इतने सारे युद्ध लड़े थे तो उसके लिए एक अच्छी सी सेना की आवश्यकता थी। तो अजयपाल एक ऐसा प्रथम परमार शासक होता है जो कि केंद्रीय सेना गठित करता है। केंद्रीय और स्थायी सेना हम कह सकते हैं ये गठित करता है। उसके अलावा अजयपाल ने क्या किया कि इसने जो सैनिक रहे होंगे उनको नगद वेतन नहीं दी। नगद वेतन की जगह उसने उनको यथेष्ट भूमि, मतलब वीरता के लिए दी जाने वाली जो भूमि है उसको यथेष्ट भूमि कहा जाता था। तो अजयपाल ने सैनिकों को यथेष्ट भूमि दी वेतन की जगह। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हम बात करें कि अजयपाल ने मापन के लिए भी कुछ कार्य किए थे। अजयपाल ने मापन के लिए पाथा पद्धति स्टार्ट की थी। ये पाथा उस टाइम पीरियड पर या वर्तमान में भी देखें हम लगभग 2 किलो का होता है। तो इस पाथा पद्धति में क्या था कि लकड़ी का एक बर्तन या पात्र बनाया जाता था जो 2 किलो का होता था। उसी बर्तन के आधार पर मापन पद्धति को चलाया जाता था। लेकिन इस पाथा पद्धति का लोगों ने गलत यूज किया कि मतलब अपने फायदे अनुसार किसी ने इसे 1.5 किलो का बना दिया, किसी ने इसे 2.5 किलो का बना दिया। तो इससे बचने के लिए अजयपाल ने एक राजकीय पाथा बनाया जिस पाथे का नाम था द्यूली पाथा। ये द्यूली पाथा एक तरह का स्टैंडर्ड पाथा होता था कि मतलब इसी के आधार पर बाद में मापन व्यवस्था को चलाया गया। उसके अलावा देखें दोस्तों कि अजयपाल द्वारा गढ़वाल में पहली बार सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई। दोस्तों सरोला ब्राह्मण जो थे ये ब्राह्मणों का एक ग्रुप या लोग होते थे इसमें जो कि खाना बनाने का काम करते थे। राज परिवार के लिए भी यही खाना बनाते थे। उसके अलावा एक रीजन ये भी देखने को मिलता है कि अजयपाल जब युद्ध कर रहा था तो उस युद्ध के दौरान क्योंकि जो हिंदू समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा है। तो कई जातियां हम देखते हैं कि जो खुद को ऊंची जाति के लोग मानते हैं और निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके हाथ का बना खाना नहीं खाते हैं। तो अजयपाल इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि युद्ध में जब सैनिक गए थे तो कोई कहता था कि हम इसका हाथ का बना नहीं खाएंगे, तो इसके लिए अजयपाल ने ब्राह्मणों की अलग कैटेगरी बनाई जिसका नाम सरोला ब्राह्मण रखा गया, जो जिसका काम ही केवल वहां पर जाकर के भोजन या खाना बनाना था और राज परिवार में भी यही लोग खाना बनाते थे। उसके अलावा दोस्तों अजयपाल के कार्यकाल में एक पुस्तक लिखी गई जो लिखी गई सूरवीर सिंह द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम था सामरी ग्रंथ। अब इस सामरी ग्रंथ को देखें तो ये तांत्रिक विद्या से संबंधित था।
इस ग्रंथ में तांत्रिक विद्या के बारे में लिखा गया था। और इस सामरिक ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ भी कहा गया है। दोस्तों अगर हम इस शब्द की बात करें, इससे मिलता जुलता शब्द हमने एक पहले भी पढ़ लिया, वहां पर हमने पढ़ा था आदि पुरुष। और आदि पुरुष जो कहा जाता है परमार वंश में, वो कनकपाल को कहा जाता है, क्योंकि कनकपाल द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। और अगर दोस्तों अजयपाल को हम देखें कि इस टाइम पर दिल्ली में कौन सा शासन चल रहा था, तो इस टाइम दिल्ली में लोधी वंश चल रहा था, और लोधी वंश में भी सिकंदर लोधी चल रहा था, सिकंदर लोधी। तो अगर दिल्ली से पूछा जाता है तो सिकंदर लोधी इसका आंसर होगा। और अगर पूछा जाएगा चंद्रवंश में इसके समकालीन कौन सा था, तो हमने भी पढ़ लिया है कि 1491 में कीर्तिचंद द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों ये था अजयपाल। अब इसीलिए अजयपाल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है परमार वंश का, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार पूरा गढ़वाल बनाया गया था, गढ़ों का एकीकरण किया गया था। और इस अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। रीजन बता दिया मैंने, क्योंकि जिस तरह से अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही अजयपाल का जो कप्पू चौहान के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो उसके बाद कभी भी दोबारा युद्ध नहीं लड़ता है, इसलिए उसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। उसके अलावा सामरिक ग्रंथ में इसे युधिष्ठिर, अर्जुन आदि उपाधियां भी दी गई हैं। तो दोस्तों अजयपाल के बाद जो 38वां शासक बनता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये कि इसका नाम कल्याण शाह था। और अगर हम देखें वैसे इसका मूल नाम जो था वो कल्याणपाल था, लेकिन ये अपने नाम के आगे शाह लगाता है। तो ये पहला, वैसे ये कोई उपाधि नहीं थी, ये अपने आप से ही अपने नाम के आगे शाह लगाता है। तो वैसे देखा जाए परमार वंश में तो ये पहला व्यक्ति है जो अपने नाम के आगे शाह लगाता है। लेकिन अगर आयु के अकॉर्डिंग देखें, जो उपाधि के तौर पर भी देखें अगर हम, तो जो बलभद्र था वो पहली बार उपाधि के तौर पर अपने नाम के आगे शाह लगाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अजयपाल देखा, किस तरह से अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, किस तरह से उसने यथेश भूमि, द्युलीपाथा, सरोला ब्राह्मण, इन सब का गठन किया। और उसके बाद जो दूसरा शासक पढ़ा हमने वो कल्याण शाह, जो कि अजयपाल का पुत्र था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।